हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है एलिफेंटियासिस करेंगे, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस बोलते हैं। फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे, उसमें बताऊंगी कि क्यों हम इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है। अब अगर इस डिज़ीज़ की हम बात करें, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या रहता है, एक निमाटोड वॉर्म है जिसको बोलते हैं व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, या फिर उसका दूसरा नाम है फिलेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये आपको 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ठीक है, या तो ये पूछते हैं कॉजेटिव एजेंट, या फिर पूछते हैं जो व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास एक निमाटोड वॉर्म है। ठीक है, इस तरह से पूछते हैं, या फिर बोलते हैं व्यूचेरिया वॉर्म बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर वॉर्म आएगा तो हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद रखना है, एक रट्टा ही मार लो कि वुचेरिया बेनिक्रोफ्टी निमेटोड से बिलोंग करता है। निमेटोड आपको पता है ना कौन से वाले होते हैं, प्लाटी हेलमेंथ्स होते हैं, उसके बाद स्केलमेंथ्स और निमेटी हेलमेंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राउंड वॉर्म में आता है वुचेरिया बेनिक्रोफ्टी। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है और लिम्फ ग्लैंड्स। देखो, आपको मैंने जब ब्लड और ब्लड वेसल्स का करवाया था, उसी के साथ मैंने आपको लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड्स बताए थे। पूरा मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ, लिम्फ वेसल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, और इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड क्या कौन सा होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड की कंपोजिशन भी बताई हुई है। ठीक है, याद होना चाहिए, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है उसमें सिर्फ डब्ल्यू बेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पैरासाइट है ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ ग्लैंड में रहता है। अब थोड़ी सारी ना इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, थोड़ा सारा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल का, उसके बाद मैं सिम्टम्स बताऊंगी आपको। देखो, लाइफ साइकिल की अगर बात करें, जैसे हमने कल किया था ना मलेरिया में मैंने आपको 2 होस्ट बताए थे, उसी तरह वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी भी हमारे पास डाईजेनेटिक पैरासाइट है। अब डाईजेनेटिक मतलब 2 जीन्स, 2 अलग अलग होस्ट, जो 2 होस्ट हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, तभी डाईजेनेटिक पैरासाइट है। इसको 2 अलग अलग होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक है प्राइमरी होस्ट जो हमारे पास मेन है, दूसरा सेकेंडरी होस्ट जो मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो की कौन सी वाली स्पीशीज़ है, क्यूलेक्स। कल मैंने आपको 2 स्पीशीज़ के नाम बताए थे, एक था हमारे पास एनोफिलीज जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, दूसरा मैंने एडीज बताया था, और तीसरा कौन सा है, क्यूलेक्स। तो जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी को ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करता है वो है क्यूलेक्स। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके बिना पर्टिकुलर पैरासाइट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्यों, जब उसको अगर मेन अवेलेबल नहीं है तो कुछ टाइम तक वो उस इंटरमीडिएट होस्ट में रह सकता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, वो एक्ट करता है एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, एज अ व्हीकल एक्ट करेगा ताकि वो ट्रांसमिट कर सके डिजीज़ को, पर्टिकुलर पैरासाइट को एक प्राइमरी होस्ट में। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जब नॉर्मल मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है ना, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, और वो जो माइक्रोफिलेरिए हैं, जो इसकी लार्वल फॉर्म्स है विचेरिया बेनक्रॉफ्टी की, वो इन्फेक्टेड पर्सन से आ जाएंगी ब्लड के साथ, किसमें, मॉस्किटो में। ठीक है, मॉस्किटो में आ गई। अब मॉस्किटो ने क्या किया, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो था इन्फेक्टेड हो गया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने एक नॉर्मल पर्सन को बाइट किया। ठीक है, वो जो लार्वा उसके माउथ में आए थे वहाँ से दोबारा चले जाएंगे किसमें, उस नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, नॉर्मल पर्सन की चले जाएंगे बॉडी में, उसके लिम्फेटिक वेसल में चले जाएंगे। वहाँ जाके क्या, लिम्फेटिक वेसल में जब पहुँचेंगे, जाके मैचुरेशन शो करेंगे, मोल्टिंग शो करेंगे। मोल्टिंग हम किस चीज़ को बोलते हैं, ग्रोथ को ही बोल सकते हैं। मोल्टिंग एक्चुअली पर्टिकुलरली वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब वो लार्वल फॉर्म्स चेंज हो रही होती हैं और अपनी स्किन को शेड करते हैं। पहले वाली स्किन को शेड करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर दोबारा से स्किन को शेड करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। तो ये 2 बार मोल्टिंग शो करेंगे। ठीक है, 2 बार मोल्टिंग शो करेंगे, एडल्ट बन जाएंगे, और फिर लिम्फेटिक वेसल में जाके दोबारा से रिप्रोडक्शन शो करेंगे, और लार्वल फॉर्म्स जो हैं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे लिम्फ वेसल में। अब देखो, इस जो वुचेरिया है इसका एक फैक्ट क्या होता है, इसने इस तरह से बॉडी को अडॉप्ट किया होता है, ये नॉक्टर्नल बिहेवियर शो करता है। अब नॉक्टर्नल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग नाइट ज़्यादा एक्टिव होता है। ड्यूरिंग नाइट क्यों एक्टिव होगा, देखो ये पता करता क्या है, दिन के टाइम
दिन के टाइम जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसको दिन रात का कैसे पता चलेगा, हमारे ब्लड में रहता है, लाइट से तो कोई कनेक्शन होता नहीं, तो दिन रात को ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है, ड्यूरिंग डे हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, सारा मेटाबॉलिज्म जो है कंपैरिजन टू नाइट इंक्रीज होता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट चल रहा होता है तो ये चला जाता है डीप ब्लड वेसल्स में। डीप ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हो गया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, ठीक है। लिम्फ वेसल में रहता है तो डीप लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा। ड्यूरिंग नाइट जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो ये हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाता है। पेरिफेरल लिम्फ वेसल जो हमारी बाजू में या टांगों वाली साइड है उस साइड आ जाता है। ये बिहेवियर नॉक्टर्नल बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि रात के टाइम मॉस्किटो एक्टिव होते हैं, आपने खुद देखा होगा, दिन को उतने मॉस्किटो हमें नहीं काटते, ना ही दिखते। रात के टाइम जैसे ही आप सोते हो तो मॉस्किटो आ जाते हैं, ठीक है, मच्छर आ जाते हैं। तो ये उस चीज़ को अपनी जनरेशन को कैरी ऑन करने के लिए इसने नॉक्टर्नल बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो रात के टाइम ये आ जाते हैं हमारी पेरिफेरल वेसल्स में, वहाँ से मॉस्किटो की बाइट के थ्रू मॉस्किटो में चले जाएंगे और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ये इसका स्पेशल फीचर है, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपको ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 16 मंथ्स का होता है, ठीक है, डेज़ का नहीं, यहाँ मंथ्स की बात है। ये 8 to 16 मंथ्स का इनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, किसी पर्सन में ये पूरी तरह से आ चुके हैं, तो कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करेगी। देखो लिम्फ वेसल्स में रहते, मैंने आपको बोला था रिप्रोडक्शन शो करेंगे, तो जो माइक्रोफिलेरिया जो उसके लार्वल फॉर्म्स हैं वो वहीं पे रहेंगी लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल या लिम्फ ग्लैंड की ब्लॉकेज कराना शुरू कर देंगी। जब ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी या स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर ग्लैंड की। जब उस पर्टिकुलर ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से स्वेलिंग होगी तो कनेक्टिव टिश्यू, जो सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ। जब कनेक्टिव टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ होगी और वो स्वेलिंग करवाना शुरू करवा देगी। और पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ हमें स्वेलिंग दिखती है, हमारी आर्म्स में, हमारी लेग्स में और स्क्रोटम में। मेल के केस में जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस एनक्लोज्ड होती है उसमें एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है और लेग्स इतनी स्वेल कर जाती हैं कि वो अपीयर होती हैं, जैसे एलिफेंट की लेग्स होती हैं ना, उसकी तरह अपीयर, उसकी तरह दिखने लगती हैं। और उसी की वजह से नाम पड़ा है इस डिजीज़ का एलिफेंटियासिस। देखो आप सब ने यहाँ 2-3 साल पहले, अब तो खैर लॉकडाउन रहता है, लॉकडाउन से पहले एक बार रमज़ान में एक यहाँ बंदा आता था, बेगिंग के लिए, मांगने के लिए आता था। आपने देखा होगा उसकी टांग बहुत स्वेल्ड थी, बहुत ज़्यादा, एक टांग बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उसको हुई थी। उसको क्या था, एलिफेंटियासिस। देखा होगा आप में से किसी न किसी ने तो डेफिनेटली देखा ही होगा। तो उस बंदे को क्या था, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में या तो हमारी टांग बहुत स्वेल कर जाती है या हमारी बाजू या फिर मेल के केस में स्क्रोटम जो है एक्सेसिव स्वेलिंग शो करता है। और अगर स्वेलिंग हो गई, मतलब जब स्वेल हो गया पूरा, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। स्वेलिंग हो जाने के बाद हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं रहता, लेकिन अगर हमें इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाता है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। हम उस माइक्रोफिलेरिया को किल करके स्वेलिंग को रोक सकते हैं, लेकिन स्वेलिंग होने के बाद इसका इलाज नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपको पता है, हम ऐसे कौन से तरीके या ऐसे कौन से रूटीन बनाएं जिसकी वजह से हम किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, वो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। और ट्रीटमेंट में हम केमिकल या एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द डिजीज़। अब देखो सबसे पहले मॉस्किटो की वजह से अगर ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो हमने मॉस्किटो को इराडिकेट या पूरा किल करना होता है, ठीक है। पहला हमारा यही टारगेट है कि हम वेक्टर को ख़त्म करें, ठीक है। तो वेक्टर मॉस्किटो है, मॉस्किटो को डिफरेंट वे से मारा जा सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं किलिंग के लिए, या फिर जो हमारे सराउंडिंग में स्टेगनेंट वाटर है उसको हम रिमूव करते हैं ताकि मॉस्किटो की जनरेशन्स ना बढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने मॉस्किटो बाइट से खुद को प्रोटेक्ट करवाना है। खुद को कैसे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं हम, डार्क क्लॉथ्स पहने रात को, ठीक है। उसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करें, डोर पे नेट लगाएं, अपनी विंडोज़ वगैरह पे नेट लगाएं, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम डोर विंडोज़ खुले रखते हैं, तो डोर और विंडोज़ पे नेट लगाई जाए जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ एंटर ना हो सके, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जब हमें पता चल गया कि इसकी बॉडी में माइक्रोफिलेरिया हैं, तो हम आज तक एक ही ड्रग अवेलेबल है, डाई इथाइल कार्बमजाइन,
ठीक है, DEC बोलते हैं इसको। यही ड्रग अवेलेबल है अगेंस्ट फिलेरियल वर्म या फिर अगेंस्ट फिलेरियासिस। ठीक है, इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, लेकिन इस ड्रग को भी इनिशियल स्टेजेस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ठीक है, डायग्नोज इसमें पर्टिकुलरली टेस्ट लिया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में से, लिम्फ फ्लूइड लिया जाएगा। जैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है ना ब्लड वेसल्स में से, तो लिम्फ फ्लूइड से लिया जाएगा लिम्फ वेसल्स में से, सॉरी, लिम्फ वेसल्स से लिया जाएगा लिम्फ फ्लूइड और उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर फिलेरियल वर्म्स दिखते हैं तो वो उसके अगेंस्ट फिर ये ड्रग यूज़ की जाती है। अब अगर मैं आपको इस डिज़ीज़ की बताऊं, ये कितनी एक कॉमन है, जैसे मलेरिया टाइफाइड बहुत कॉमन है, ये उतनी कॉमन नहीं है, ये थोड़ी रेयर डिजीज़ है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन बड़ा लंबा चलता है, तो ये थोड़ी रेयर डिजीज़ है। और मोस्टली कहाँ देखने को मिली है आज तक हमें, एशिया और अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज़ और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिली है आज तक। ठीक है, थोड़ी मलेरिया के कंपैरिजन थोड़ी रेयर डिजीज़ है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।